विग्रह ने श्वारनी के सर पर हाथ रखा और जुनून से बोला, आपको जो कहना था आपने कह दिया, तो बस अब हमारी करनी का इंतजार कीजिए, क्योंकि दुनिया इधर से उधर हो जाएगी, लेकिन श्वारनी संग विग्रह होकर रहेगा, और ये हमारा जुनून और जिद दोनों है। श्वारनी घबराती हुई बोली, ये आप क्या कह रहे हैं? प्लीज ऐसा कुछ मत करना, हमारे घर वालों को ये सब नहीं पसंद है। विग्रह ने जवाब दिया, लेकिन हमें तो आप पसंद हो, और अब आपके पास हमारे अलावा और कोई ऑप्शन भी नहीं है, क्योंकि हम कोई ऑप्शन आने भी नहीं देंगे। आपकी डोली सूर्यवंशी सदन ही आएगी। ये सुनकर तो श्वारनी थर थर कांपने लगी और तेज तेज सांस लेने लगी। विग्रह ने सच्ची शिद्दत और जुनून से उसके सर पर हाथ रखा और कहा, जाइए राजा, घर पर जाकर आराम कीजिए और इंतजार कीजिए हमारा। जब हम रिश्ता लेकर आपके घर आएंगे, आपका हाथ आपके पिताजी से मांगने। इतना कहकर विग्रह उससे दूर हो गया और अपने रेशमी बालों में हाथ फेरते हुए जुनून से उस लड़की को देखकर वहाँ से चला गया। उसके जाते ही तान्या जल्दी से वहाँ पहुँच गई और खामोश खड़ी हुई श्वारनी को संभालते हुए बोली, क्या हुआ यार, वो क्यों चले गए? तुम इतनी चुप क्यों हो? अरे कुछ तो बोलो, हमें डर लग रहा है। तान्या के इतना कहते ही श्वारनी की आंखें भर आई और वो घबराते हुए बोली, तान्या, वो बहुत अलग इंसान है। ऐसा इंसान हमने अपनी जिंदगी में पहली बार देखा है। उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि हम उनसे प्यार करते हैं या नहीं करते। उन्हें हमसे कोई शारीरिक मोह नहीं है। उन्हें किसी भी कीमत पर बस हमसे शादी करनी है, हमारे साथ रहना है। तुम्हें पता है उन्होंने हमसे क्या कहा? कि अगर हम जिंदगी भर भी उन्हें स्वयं को छूने नहीं देंगे तो भी वो हमारे साथ खुशी खुशी रहेंगे, क्योंकि वो हमें अपनी नजरों के सामने रखना चाहते हैं। अब तुम बताओ तान्या, ऐसे इंसान का हम क्या करें? हमने उनसे साफ तौर पर मना कर दिया कि हम उनसे विवाह भी नहीं करना चाहते, लेकिन उनके कानों में जू तक नहीं रहेंगी और कहकर चले गए हैं कि वो रिश्ता लेकर हमारे घर आएंगे। अब हम क्या करेंगे तान्या? मम्मी पापा को क्या जवाब देंगे? उन्हें कैसे समझाएंगे? अगर पापा ने कुछ गलत कदम उठा लिया तो हम जिंदगी भर खुद को माफ नहीं कर पाएंगे। हमें बहुत डर लग रहा है तान्या। हमने प्यार तो कर लिया, लेकिन उसके परिणाम के बारे में कभी नहीं सोचा। हमें नहीं पता था कि राज सर इतने खतरनाक इंसान है। हमें तो लगा था कि हम प्यार और विवाह के लिए मना कर देंगे तो वो अपने कदम पीछे ले लेंगे। हाँ, हम दोनों को तकलीफ होगी, लेकिन ये रिश्ता यहीं पर रुक जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ तान्या, बल्कि वे और भी ज्यादा जिद और जुनून करके यहाँ से चले गए हैं। अब उनका अगला कदम बहुत 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 बड़ा तूफान लाने वाला है, क्योंकि इस बार वो एक शांत इंसान बनकर नहीं आएंगे, बल्कि प्यार में मना हासिल किया हुआ एक गुस्सैल और तड़प वाला इंसान बनकर आएंगे। श्वारनी की बात सुनकर तान्या को भी डर लगने लगा और वो बोली, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। राज सर तुम्हारी इजाजत के बिना तुम्हारे घर नहीं आएंगे। तुम चिंता मत करो, आंटी अंकल को ये बात कभी नहीं पता चलेगी। तान्या ने तो श्वारनी को झूठा दिलासा देने की पूरी कोशिश की और फिर वो दोनों सीधा अपने घर के लिए निकल गए। श्वारनी पूरे दिन और पूरी रात घबराती रही। बार बार राज सर का वो जुनूनी और रहस्य से भरा चेहरा नजरों के सामने घूमने लगा। आज तो उसे रात में नींद भी नहीं आ रही थी, क्योंकि डर लग रहा था कि अब राज सर का अगला कदम क्या होगा। वो किस प्रकार श्वारनी को हासिल करेंगे। कुछ तो होने वाला था जिसके लिए श्वारनी तैयार नहीं थी। वो अपने पापा के साथ गलत होते हुए नहीं देख सकती थी, लेकिन अपने राज सर से दूर भी नहीं रह सकती थी। श्वारनी पूरी रात डरती रही। वहीं सूर्यवंशी सदन में अपने आलिशान कमरे के आलिशान बेड पर लेटा वो हसीन मर्द आज खुश नहीं था। गुस्से और तड़प की आग में जल रहा था। उसने पहली बार तो मोहब्बत की और उसमें भी उसे कन्या की तरफ से ना सुननी पड़ी। हालांकि उसने ठान लिया था कि वो सीधे सभ्य और सांस्कृतिक तरीके से श्वारनी के घर रिश्ता लेकर जाएगा और उससे विवाह करके रहेगा, लेकिन वो लड़की तो राज सर से प्यार ही नहीं करती है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? बिना प्यार के वे दोनों एक साथ कैसे रहेंगे? ये सब सोचते ही विग्रह की जुनूनी निगाहों में असीम तड़प और तकलीफ छाने लगी और वो गुस्से से बोला, आप हमसे प्यार नहीं करती तो कोई बात नहीं, हम तो करते हैं, बेशुमार करते हैं, और हमारे अकेले का प्रेम काफी होगा हम दोनों के जीवन के लिए। विग्रह ने अपनी आंखें बंद कर ली और मुट्ठी भींच ली। अगले दिन रविवार था। दोपहर के 1 बजे विक्रम जी और दोनों बच्चे घर पर ही थे और इस समय भोजन कर रहे थे। तभी विक्रम जी को एक कॉल आता है जिस पर वे बात करते हैं और हैरानी से कहते हैं, लेकिन ऐसे अचानक क्यों? अच्छा ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वैसे भी अपना बिलाड़ा ही पसंद है। विक्रम जी कॉल कट करके खुशी से बोले, बधाई हो आप तीनों को, अब हम सब वापस अपने शहर बिलाड़ा जा रहे हैं हमेशा के लिए। विक्रम जी की बात सुनकर शौर्य, श्वारनी और दीपिका जी हैरानी से उनकी तरफ देखते हैं। तभी वो बोले, अरे हमारा ट्रांसफर वापस बिलाड़ा हो गया है और इस बार परमानेंट हुआ है, यानी कि उम्र भर के लिए अब बिलाड़ा में ही रहेंगे। ये सुनकर दीपिका जी खुश हो गई, लेकिन श्वारनी और शौर्य का मुंह उतर गया। उन दोनों को तो ये जोधपुर शहर भाग गया था, लेकिन अब क्या ही कर सकते थे, उन्हें बिलाड़ा जाना ही होगा। और रही बात श्वारनी के कॉलेज की, तो वो या तो अप डाउन करेगी या प्राइवेट ही कर लेगी, सिर्फ एग्जाम देने कॉलेज आ जाएगी। लेकिन वो अपनी जिगरी यार यानी तान्या से दूर कैसे रह सकती थी? उसके बिना तो श्वारनी का दिन शुरू भी नहीं होता। श्वारनी पूरे दिन यही सब सोचती रही। वहीं सूर्यवंशी सदन में जब विग्रह 2 साल बाद वापस लौटा था, पूरे परिवार में एक अलग ही सुकून और खुशी छाई हुई थी। सब लोग विग्रह के इर्द गिर्द घूम रहे थे।
उसके लिए कुछ भी करने को तैयार थे। प्रार्थना जी और दादी सा तो ऐसे पगलाई हुई थी अपने कुंवर राजा के लिए, और ये सब देखकर वैशाली को हैरानी होती थी, क्योंकि उसके पति यानी कि विवेक राज के लिए इतना सब कुछ कभी नहीं किया गया था इस परिवार में। शायद यही वजह होगी कि विवेक राज हमेशा से ही अपने परिवार के साथ रहे हैं, कभी उनसे दूर नहीं गए, जबकि विग्रह राज अधिकतर जोधपुर से बाहर ही रहा है, जिस वजह से परिवार वाले उसके लिए पागल हैं। ऐसे ही विचार वैशाली के दिमाग में घूम रहे थे। रात के 10 बजे विवेक राज अपने शर्ट की स्लीव्स को फोल्ड करते हुए अपने कमरे में चला आया, जहां उसे खिड़की के पास खड़ी अपनी खूबसूरत सी पत्नी दिखी, जिसे देखकर उसके चेहरे पर आकर्षक मुस्कान आ गई और उसने रूम के दरवाजे को अंदर से बंद करके असीम प्रेम और शिद्दत से कहा, जान। ये सुनते ही वैशाली ने अपनी आंखें बंद कर ली और धीमी आवाज में बोली, विवेक उसके पास आया और उसकी कमर पर अपने हाथ को लपेटकर उसके गले में मुंह घुसाकर मदहोशी से बोला, नाराज हो क्या? अपने पति की छुअन पाकर और उनके अरमानों को समझते हुए वैशाली बोली, बिल्कुल भी नहीं। विवेक ने उसके गले की स्किन को हल्के से काट लिया तो वैशाली ने आह भरी और उसका दिल धक धक करने लगा। विवेक उसके गले की स्किन पर अपने होंठ रगड़ते हुए बेताबी से बोला, देखो ना, आज वीर को छोड़ आए हैं उनके दादा दादी के पास, तो अब हम दोनों को कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, आइए ना हमारे साथ। वैशाली बहुत कुछ कहना चाहती थी, लेकिन पहले उसे अपने पति की इच्छाओं और सेवा की पूर्ति करनी थी। उसके बाद जब वो खुश हो जाएंगे तब वो अपनी बात उनके सामने रखेगी। वैशाली ने अपनी सहमति जता दी और विवेक ने सीधा उसे अपनी गोद में उठा लिया और नशे में चूर होकर उसके चेहरे को देखते हुए उसे बेड पर ले आया। अपने पत्नी को आराम से बेड पर लेटा दिया और उसके रूप को देखते हुए उसके ऊपर चढ़ाया। विवेक के मचलते हुए होंठ वैशाली के होठों से मिलने लगे। तभी वो उसके होठों पर अपनी उंगलियां फेरते हुए बोली, आज नहीं पिया आपने? विवेक कातिल मुस्कान लिए बोला, सोचा आज पत्नी का नशा किया जाए। वैशाली मुस्कुरा दी और विवेक उसके साथ अपने प्रेम सुख की नदियों में बह गया। कमरे में हसीन सिसकियां गूंज रही थीं, जो धीरे धीरे तृप्ति की मंजिल तक पहुंच गई थी। थोड़ी देर बाद प्रेम का वो तूफान थम गया। विवेक और वैशाली चादर में लिपटे एक दूसरे की आंखों में असीम प्रेम से देखे जा रहे थे। तभी वैशाली अपनी मीठी सी आवाज में बोली, क्या आपको नहीं लगता कि हमें भी जोधपुर से बाहर जाना चाहिए कुछ महीनों के लिए, जैसे देवरसा जाते हैं? विवेक उसकी उंगलियां चूमते हुए बोला, लेकिन ऐसा क्यों? वैशाली ने कहा, देखो ना, जो इंसान जितना परिवार से दूर रहता है उससे परिवार उतना ही ज्यादा प्यार करती है। जैसे कि सब लोग किस तरह कुंवर राजा के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, उनसे प्यार करते हैं, उसी तरह। विवेक प्यार से उसके गालों को सहलाते हुए बोला, प्यार तो सब हमसे भी करते हैं जान। वैशाली बोली, अच्छा, तो अभी तक आपको कंपनी का एमडी क्यों नहीं बनाया गया, जबकि आपको कंपनी में काम करते हुए पूरे 10 साल हो गए हैं? हमें तो शक है कि कहीं बाबा साहब कुंवर राजा को ही एमडी ना बना दे। विवेक हैरानी से बोला, अरे जान, कितना सोचती हैं आप? और वैसे भी कंपनी का एमडी हम बने या छोटे, इससे क्या फर्क पड़ता है? आखिर हम सब एक ही तो हैं। और वैसे भी छोटे अभी स्टेबल नहीं है, क्योंकि अभी तो उन्हें 1-2 साल तक मुंबई और जोधपुर के बीच आना जाना करते रहना पड़ेगा, और उसके बाद वो खुद तय करेंगे कि उन्हें हमेशा के लिए मुंबई रहना है या यहीं जोधपुर में। ये सुनकर वैशाली उत्सुकता से बोली, तो क्यों ना हम ही हमेशा के लिए मुंबई चले जाएं, जहाँ पर आप, हम और हमारा बच्चा, हम तीनों साथ में रहेंगे। वैसे भी कुंवर राजा तो अभी कुंवारे हैं, उनका कोई परिवार नहीं है, तो चिंता की बात नहीं है, वो कहीं पर भी रहे। अगर उनकी पत्नी होती, बच्चे होते, तो समझ में भी आता कि उन्हें प्रॉपर प्लेस पर रहना पड़ेगा। वैसे भी उन्हें जोधपुर ही पसंद आता है, तो क्यों ना हम तीनों उनकी जगह मुंबई चले जाएं। ये सुनते ही विवेक को गुस्सा आ गया। वो बोला, देखो जान, आप एक एकल परिवार के बारे में सोचना ही मत, क्योंकि हम अपने माता पिता, दादी सा और छोटे भाई से दूर नहीं रह सकते। हमें हमेशा से संयुक्त परिवार में रहने की आदत है और इच्छा भी है, तो उसे बदलना मत, और इतना दूर का सोचना भी मत, क्योंकि हमारा छोटा भाई स्वयं श्री राम जैसा महान और त्यागी है। वो कुछ भी कर सकता है अपने बड़े भाई के लिए। क्या विग्रह के कारण सूर्यवंशी परिवार में पड़ने वाली है फूट? विक्रम जी का ट्रांसफर हो गया है, तो अब राज सर क्या करेंगे? कैसे अपनी राजा को खुद से दूर जाने से रोकेंगे? प्यार के लिए इस बार होने वाली है जिद की सारी हदें पार। बस बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए हमारे जिद्दी बालम सा। वैशाली की बात सुनते ही विवेक को गुस्सा आ गया और वो बोला, देखो जान, आप एक एकल परिवार के बारे में सोचना ही मत, क्योंकि हम अपने माता पिता, दादी सा और छोटे भाई से दूर नहीं रह सकते। हमें हमेशा से संयुक्त परिवार में रहने की आदत और इच्छा है, तो इसे बदलना मत, और इतना दूर का सोचना भी मत, क्योंकि हमारा छोटा भाई स्वयं श्री राम जैसा महान और त्यागी है। वो कुछ भी कर सकता है अपने बड़े भाई के लिए। ये सुनते ही वैशाली का मुंह बंद हो गया और उसे भी एहसास होने लगा कि शायद वो गलत कर रही है, क्योंकि उसके देवर, ससुर और दादी सास उसे बहुत प्यार करते हैं, उसे बहुत इज्जत देते हैं। घर में कोई भी फैसला लेते हैं तो अपनी बहू से भी पूछते हैं, और उसको हर तरह की छूट दे रखी है। वो चाहे तो पढ़ाई भी कर सकती है, नौकरी भी कर सकती है। ऐसे में उसे अपने परिवार से दूर नहीं जाना चाहिए, सबको मिलजुल कर रहना चाहिए। और रही बात कुंवर राजा की, तो वो तो इतने अच्छे हैं कि अपनी भाभी को अपनी बड़ी बहन मानते हैं।
और बहुत इज्जत करते हैं उनकी। आज तक उन्होंने कभी अपनी भाभी का चेहरा भी नहीं देखा। इतना सम्मान करते हैं वो अपनी भाभी का। अपने पति की बात सुनकर वैशाली को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो अपने पति के सीने से लगकर प्यार से बोली, सही कह रहे हैं आप, संयुक्त परिवार में रहने का जो मजा है वो एकल परिवार में नहीं। अब तो बस हमें इंतजार है अपनी देवरानी का कि कब वो आएंगी और हम 1 से 2 हो जाएंगे। हम उसे बिल्कुल अपनी छोटी बहन की तरह रखेंगे, बहुत प्यार करेंगे, उसका साथ देंगे, उसे सब कुछ सिखाएंगे। बस जल्दी से कुंवर राजा जिस भी लड़की को पसंद करते हैं उससे विवाह कर लें। विवेक ने कहा, हाँ सही कह रही हैं आप। वैसे भी अब वो 27 साल की हो गई हैं, विवाह की उम्र तो हो ही गई है, लेकिन महाशय का कुछ पता ही नहीं चलता कि कब किस मूड में रहते हैं। अब 1-2 दिन से उदास घूम रहे हैं, गुस्से में भी हैं। कंपनी में ना जाने कितने लोगों के ऊपर चिल्ला दिए हैं। कुछ पूछते हैं तो कहते हैं कि कुछ भी नहीं है, मूड स्विंग्स चल रहे हैं। लगता है प्रेमिका से लड़ाई झगड़े हो गए हैं। वैशाली हंसते हुए बोली, हमें नहीं लगता है कि उनकी कोई प्रेमिका है, क्योंकि जिस तरह से वो रहते हैं ऐसा लगता है कि कोई प्रेमिका नहीं है, क्योंकि वो न ज्यादा कॉल्स पर बात करते हैं न मैसेजेस पर। पूरे दिन तो वो कंपनी का काम करते रहते हैं। ऐसा कैसा रिश्ता है उनका जिसमें वो अपनी प्रेमिका से न मिलने जाते हैं और न बात करते हैं? कहीं वो हमसे झूठ तो नहीं बोल रहे हैं शादी से बचने के लिए? ये सुनकर विवेक मुस्कुराने लगा। उसके सामने श्वारणी का प्यारा सा चेहरा घूमने लगा और वो बोला, नहीं, एक लड़की सच में है जिसे हमारे छोटे भाई प्यार करते हैं और उनसे ही विवाह करेंगे। इनका रिश्ता कुछ ऐसा है कि ये दोनों ना ज्यादा मिलते हैं न ज्यादा बात करते हैं। बस दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए प्रेम है, सम्मान है, और उस प्रेम को वो दोनों बहुत जल्द विवाह में बदल देंगे। हमारी ये कोशिश है कि हम जल्द से जल्द कुंवर राजा की सगाई करते। उसके बाद जब भी लड़की के माता पिता चाहेंगे विवाह भी हो जाएगा। ये सुनकर वैशाली एक्साइटेड होकर बोली, क्या आपने उस लड़की को देखा है? कैसी दिखती है वो? क्या नाम है उसका? हमें भी देखना है उसे। मतलब कुंवर राजा की पसंद है तो कुछ हटके ही होगी, एकदम अलग, इस दुनिया में सबसे अनोखी होगी। विवेक मुस्कुराते हुए बोला, हाँ, हमने उस कन्या को देखा है। वो बहुत सुंदर है, बहुत संस्कारी है, प्यारी सी है। नाम है श्वारणी पुरोहित। मासूम सी गुड़िया जैसी है। उम्र भी छोटी ही है, शायद 18-19 साल की ही होगी अभी तो। वैशाली बोली, नाम तो बहुत सुंदर है। हम बस भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि भगवान इन दोनों का मिलन करवा दे, क्योंकि जिस तरह से आप इनके प्रेम की परिभाषा बता रहे हो, हमारा तो दिल जीत लिया है इन दोनों के प्रेम ने। मतलब जब हम दोनों की सगाई हुई थी तो हम दोनों सगाई के तुरंत बाद आपस में फोन पर बात करने लगे थे, लेकिन हमारे देवर साहब को देखिए, कितने सहनशील हैं और कितने महान हैं, जो अपनी प्रेमिका से ज्यादा बात भी नहीं करते हैं। कितना इंतजार है इनके अंदर, कितना धैर्य और सब्र है, जो हर किसी में नहीं होता, और ऐसे प्रेम को तो भगवान भी मिलवाते हैं। विवेक मुस्कुराने लगा और मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगा कि उसके भाई का रिश्ता पक्का हो जाए, क्योंकि वो जानता है कि उसका भाई उस कन्या से कितना प्यार करता है। भले ही वो कहता नहीं है, दिखाता भी नहीं है, लेकिन एक बड़ा भाई होने के नाते विवेक सब कुछ समझता है। अगले दिन सुबह 11 बजे कॉलेज से बंक मारकर तान्या और श्वारणी मॉल चली गई अपना मन बहलाने के लिए। दोनों ही उदास थी, क्योंकि दोनों ही कुछ दिनों में एक दूसरे से हमेशा के लिए दूर होने वाली थी। मॉल से बाहर निकलकर वे दोनों एक 5 स्टार होटल में चली गई, बिना उसका नाम पढ़े, क्योंकि आज दोनों को कोई सुध नहीं थी। दोनों इस समय उस होटल के कैफे एरिया में आमने सामने बैठी हुई थी और कॉफी पी रही थी। काफी देर की चुप्पी के बाद तान्या गुस्से से बोली, यार, हम तुम्हें कहीं नहीं जाने देंगे। हमारी पहली बार कोई इतनी अच्छी दोस्त बनी है, हम उससे दूर कैसे जा सकते हैं? देखो, तुम राज सर से शादी कर लो, कम से कम तुम जोधपुर में तो रहोगी। हम तुम्हें बिलाड़ा नहीं जाने दे सकते। हम कैसे रहेंगे तुम्हारे बिना? तुम हमें हमारे माता पिता से भी ज्यादा प्यारी लगती हो। हमारे सारे दुख दर्द खुशियाँ हमने तुम्हारे साथ शेयर किए हैं, और तुम ही हमसे दूर जा रही हो। ये तो गलत बात है। श्वारणी भी भावुक हो गई और वो कुछ कहती, इससे पहले ही उसकी नजर सामने पड़ी तो वो दंग रह गई। होटल के मुख्य द्वार पर एक लंबा, हैंडसम और डैशिंग मर्द अपने भावहीन चेहरे पर आकर्षक और दमदार रौब लिए होटल के अंदर प्रवेश कर रहा था। उस शख्स को देखते ही श्वारणी की आंखें भर आई और वो अपनी जगह से खड़े होकर उसके रूप को देखकर बोली, राज सर। वो एक टक विग्रह को देखे जा रही थी जो उसकी तरफ ही आ रहा था। विग्रह के इर्द गिर्द 3 से 4 आदमी चल रहे थे, जिनसे बात करते हुए विग्रह वहां पहुंच गया। और जैसे ही उसने अपने सामने श्वारणी को देखा तो एक पल के लिए उसके सीने में दर्द हुआ और आंखों में तड़प छाने लगी। श्वारणी ने अपनी नजरें झुका ली और दुखी होने लगी। वहीं विग्रह ने उसे नजरअंदाज कर दिया और वहां से चला गया। ये देखकर तो श्वारणी की आंखें भर आई और वो शिकायत करते हुए बोली, देखा तुमने, उन्होंने तो हमें इग्नोर ही कर दिया। लगता है अब उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तान्या ने कहा, तो मना किया ही क्यों? सच बता देती कि हाँ राज सर, हम भी आपसे प्यार करते हैं, लेकिन अपने माता पिता की झूठी शान और इस स्वार्थी समाज के लिए अपने प्यार को त्याग रहे हैं। श्वारणी चुपचाप अपनी जगह पर बैठ गई और टेबल पर सर रखकर आंखें बंद करके अपने आंसू बहाने लगी। तभी उसके सर पर किसी ने बड़ी आत्मीयता और शिद्दत से हाथ रखा और अपनी आकर्षक आवाज में कहा, कैसी हो राजा? ये सुनते ही श्वारणी के बदन में करंट सा लगा। उसने अपना सर उठाकर देखा तो उसके सामने विग्रहराज सूर्यवंशी खड़े हुए थे और तान्या चुपचाप एक तरफ खड़ी थी। ये देखकर श्वारणी तो दंग रह गई और हड़बड़ाते हुए अपनी जगह से खड़ी हो गई। विग्रह उसके घबराए हुए चेहरे को देखकर जुनून से अपनी दमदार आवाज में बोला,
मिस जोशी, क्या हम थोड़ी देर आपकी मित्र से अकेले में बातचीत कर सकते हैं? तान्या ने हाँ कहा और वहाँ से चली गई। उसे जाते हुए देखकर श्वारनी घबराने लगी और अपने दुपट्टे को कसकर पकड़ लिया। तभी विग्रह अदब और रौब से बोला, बैठिए, बात करनी है आपसे। श्वारनी ने अपनी नजरें झुका ली और झिझकते हुए बोली, माफ कीजिए राज सर, लेकिन हमें देरी हो रही है, तो अब हमें जाना चाहिए। श्वारनी ने इतना ही कहा था कि विग्रह अपनी दमदार और सख्त आवाज में हुक्म चलाते हुए बोला, बैठिए मतलब चुपचाप बैठ जाइए। श्वारनी झेप गई और चुपचाप अपनी सीट पर बैठ गई और विग्रह उसके सामने बैठ गया। अपनी दाढ़ी को मसलते हुए अपनी तेज नजरों से उसने श्वारनी के चेहरे को देखते हुए कहा, हम पायल लाए हैं आपके लिए। श्वारनी ने अपनी मुट्ठी भींच ली और धीमी आवाज में आदर से बोली, जी हमें नहीं चाहिए। विग्रह ने कहा, दे नहीं रहे हैं बल्कि पहना रहे हैं। श्वारनी बोली, नहीं पहनना। ये सुनते ही विग्रह के होठों पर कटाक्ष भरी मुस्कान आ गई और वो बोला, इससे तो वही श्वारनी बेहतर थी जो कुछ नहीं बोलती थी। कम से कम वो हमें अपनी लगती थी, लेकिन आज जो हमारे समक्ष बैठी है वो बिल्कुल अपने पिताजी की तरह दिख रही है, जो हमें पसंद नहीं। ये सुनते ही श्वारनी ने अपनी आंखें बंद कर ली और तेज तेज सांस लेने लगी। तभी विग्रह उसके पैरों के पास घुटनों के बल बैठ गया और सख्ती से बोला, आपको आपके पिता की तरह बनना है या किसी की भी तरह, शौक से बन जाइए राजा, क्योंकि पत्नी आपको हमारी बनना है, वो भी बहुत जल्द। लाओ पैर आगे करो। श्वारनी की तो हालत खराब होने लगी और डर के मारे उसने अपने पैरों को आगे बढ़ा दिया। राज सच्ची शिद्दत और तड़प से उसके पैरों में पायल पहनाते हुए उसके गोरे गोरे पैरों को देखने लगा और मन ही मन न जाने क्या क्या बोलने लगा। शायद वो किन्हीं मंत्रों का जाप कर रहा था जिनके अर्थ और परिणाम का ज्ञान इस मासूम कन्या को नहीं है। गलती से विग्रह की उंगली श्वारनी के पैरों को छू गई। श्वारनी सिहर उठी और गलती से उसके मुंह से निकला, राज सर। ये मधोशी भरी आवाज सुनकर विग्रह ने अपनी आंखें बंद कर ली और शिद्दत से बोला, हाँ राजा हाँ, आपका सब कुछ हमारा ही तो है, हमें ही छूना और पाना है। श्वारनी तो शर्म और हिचकिचाहट से लाल हो गई। वहीं विग्रह अपनी जगह से खड़ा हुआ अपनी राजा के चेहरे के पास आया और उसकी झील सी गहरी आंखों में देखते हुए उसके बालों को सहलाते हुए जुनून और तलब से बोला, वो कहते हैं ना कि इश्क में थोड़ी जबरदस्ती तो जायज है। ये सुनते ही श्वारनी आंखों में आंसू लिए विग्रह की जुनूनी निगाहों में देखते हुए बोली, हम दूसरी जाति से हैं। विग्रह भी बराबरी से उसकी आंखों में देखते हुए जुनून से बोला, हम जाति में नहीं मानते, धर्म में यकीन रखते हैं, और तुम हमारे धर्म की हो, इसलिए इसका मतलब साफ है कि तुम हमारी हो। श्वारनी ने कहा, हमारे माता पिता नहीं स्वीकार करते दूसरी जाति में विवाह। विग्रह ने कहा, उफ, आपको दूसरे श्रीमान विक्रम पुरोहित बनने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ हमारी हैं और आपको हम ले जाएंगे, इतना याद रखना। ये सुनते ही श्वारनी दुखी होकर बोली, प्लीज ऐसा मत कहिए, हमें डर लग रहा है, आप समझते क्यों नहीं है, हमें आपसे विवाह नहीं करना है, बस बात खत्म। विग्रह श्वारनी को विवाह के लिए कैसे मनाएगा? क्या विग्रह शादी का प्रस्ताव लेकर उसके माता पिता के पास जाएगा? प्यार के लिए इस बार होने वाली है जिद की सारी हदें पार। बस बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए हमारे जिद्दी वालम।